डीके मल्होत्रा का नाम शहर के बड़े बिजनेसमैन में शुमार होता था। फास्ट फूड का धंधा देश के कोने कोने में पहुंच चुका था। इसकी अनथक कोशिशों और अच्छे रवैये ने इसका नाम शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। यही वजह थी कि इसे आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मौसूल होने लगे। बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया तो मसरूफियात मज़ीद बढ़ने लगी। दौलत की रेल फेल और लक्ष्मी घर की चौखट चूमने लगी। इतने बड़े कारोबार को अकेले संभालना इसके लिए कठिन होता जा रहा था। काफ़ी समय तक विचार करने के बाद एक दोस्त के मशवरे पर इसने एक पर्सनल असिस्टेंट साथ रखने का फैसला किया। अगले ही दिन इसने देश के चंद नामवर मशहूर अखबारात में पीए का ऐड दे दिया। आने वाले हफ्ते को इसके ऑफिस में बेशुमार नौजवान लड़कों और लड़कियों की लाइन लग गई। अपने सामने कुर्सी पर बैठे इस लड़के का इंटरव्यू लेकर जब इसने इसे बाहर जाने को कहा तो लड़का बोला, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप ये जॉब मुझे दे दें, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस लड़के ने बाकायदा हाथ बांध दिए। मल्होत्रा ने पहली बार नज़र भर कर इस लड़के की तरफ देखा और फिर बड़े आराम से बोला, इसमें कृपा वाली कोई बात नहीं महाशय, अभी बहुत से लोग पीछे वेट कर रहे हैं। सबका इंटरव्यू होने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि कौन पूरी तरह इस जॉब का हकदार है। आप बाहर जाकर बैठ जाइए। लड़का मायूसी के अंदाज में थैंक्स बोलकर बाहर चला गया। मल्होत्रा ने दरवाजे के पास खड़े मुलाजिम को आवाज़ दी कि वो दूसरे उम्मीदवार को अंदर भेज दे। इतना कहकर वो किसी फाइल को खोलकर देखने लगा। हल्का सा दरवाज़ा खुला और कोई इसके रूबरू आकर खड़ा हो गया, मगर वो आने वाले को नज़रअंदाज करके फाइल में ही गुम रहा। हेलो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? एक नस्वानी शीरी और मुतरन्नम आवाज़ ने इसकी तवज्जो फाइल से हटाकर अपनी तरफ मबजूल कर ली। इसने नज़रें उठाकर सरता पाँव अपने सामने लड़की को भरपूर तरीके से देखा। जिंदगी में अब तक इसने इतनी सुंदर नारी ना देखी थी, जिसके रुखसारों पर तरोताज़ा फूल खिले दिखाई दे रहे थे। गुलाबी होंठों पर सजे बेआहंग मुस्कुराहट में सारे जहान की रौनकें समटती नजर आ रही थीं। खुले बालों की काली स्याह जुल्फें किसी मस्त नागिन की तरह झूम झूम कर दिलों को डसने के लिए बेचैन थीं। मल्होत्रा की उम्र उस वक्त 30 से तजावुज़ कर चुकी थी। इसने अभी तक शादी नहीं की थी। नारी के बारे में इसकी सोच हमेशा मनफी रही। इसने औरत की मोहब्बत से खुद को दूर ही रखा था, मगर आज इस सुंदर लड़की को देखकर इसके विचार पल भर में बदल चुके थे। वो जो नारी की मोहब्बत से फरार रहता था, अब इसकी कुर्बत में रहने का बहाना ढूंढ रहा था। ज़रूर, आप बैठिए। ना चाहते हुए भी वो उठ खड़ा हुआ। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया, इतना कहकर वो कुर्सी पर बैठ गई। हाथ में पकड़ा हुआ मीडियम पर्स इसने गोद में रख लिया। काली साड़ी के सुनहरे सितारे जगमग करने लगे, जिससे इसकी शख्सियत मजीद निखरने लगी। क्या शुभ नाम है आपका? इसने पहला सवाल किया। ये अलग बात थी कि इसकी नज़रें अब भी इसके वजूद में खोई हुई थी। जी मीनाक्षी। मीनाक्षी हंसाए, लड़की ने फौरन जवाब दिया। और एजुकेशन? इसने मुख्तसर पूछा। जी ग्रेजुएट हूँ। लड़की ने इतने अल्फाज पर ही इत्तफाक किया। साथ ही इसके गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट छा गई। मल्होत्रा इसकी मुस्कुराहट का तिलिस्म बर्दाश्त न कर सका और इसने निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। लड़की की मुस्कुराहट इसके दिल में उतरती चली गई। फिर इसने इस तरह के चंद मामूली सवालात पूछकर जॉब इसकी झोली में डाल दी। डॉक्यूमेंट देखने भी गवारा ना किए। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक्स। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये जॉब मुझे मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी खुशी से पागल हुई जा रही थी। इसके चेहरे के खदोखाल इसकी मुसर्रत और ज्ञान की अक्कासी कर रहे थे। ओके, कल से तुम ऑफिस में आ जाओ और पूरे दिल से काम करना, शिकायत का कभी मौका नहीं आना चाहिए। वो इसकी खुशी देखकर मुस्तकबिल की लंबी सोच रहा था। आप चिंता मत करें, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम निभाऊंगी। अब मैं आज्ञा चाहती हूँ। मुझे दुर्गा माँ के मंदिर में नारियल चढ़ाने जाना है। ठीक है, जाओ, और कल टाइम पर आ जाना। मल्होत्रा ने बमुश्किल इसे इशारा किया, वरना इसका दिल चाह रहा था वो कभी यहाँ से न जाए। वो उठकर चली गई। ना जाने वो कितनी देर इसे देखता रहा, फिर कुर्सी पर टेक लगाकर आने वाले लम्हात के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब वो ऑफिस में दाखिल हुई तो सारा स्टाफ आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देखने लगा। काली जीन्स और रेड शर्ट में इसका वजूद बिजलियाँ गिराने लगा। स्टाफ का सारा अमला इसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे स्वर्ग की कोई देवी इंसानी रूप धार कर इनके दरमियान आ गई हो। दोपहर को मल्होत्रा ने इसे किसी काम से अपने ऑफिस में बुलाया। जब वो अंदर दाखिल हुई तो वो इसे देखता ही रह गया।
इसका सरापा कल से भी ज्यादा निखर कर इसके सामने आ गया। इसके शरीर से निकलने वाली अनजानी सी मदहोशी ने इसे बेकरार सा कर दिया। चेहरे पर रक्स करती रौनकें इसे अपने शहर में जकड़ कर मबहूत करने लगी। आपने मुझे बुलाया? इसने खुद ही खामोशी का तसलसल तोड़ना चाहा। जी। मल्होत्रा को जैसे होश आ गया। बैठो मीनाक्षी। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया और वो इसके सामने बैठ गई। मीनाक्षी, कल एक पार्टी आने वाली है और वो गोया हुआ। बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं चाहता हूँ किसी भी तरह ये ऑर्डर हमें मिल जाए। सोचो, अगर ये ऑर्डर हमें मिल जाता है तो मल्होत्रा इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। चिंता क्यों करते हैं सर? भगवान ने चाहा तो ये ऑर्डर हमें ही मिलेगा। आज विश्वास रखिए मुझ पर, इसने तसल्ली बख्श लहजे में कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कल पार्टी को मेरी पीए होने की हैसियत से तुम हैंडल करोगी, वो फैसला कुन अंदाज में बोला। ओके, आप कतई बेफिक्र रहें, मेरी पूरी कंपनी इनके साथ होगी। इसके बाद इन्होंने चंद इधर उधर की बातें की और वो उठकर अपने कैबिन में आ गई। वो जानती थी इसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो आइंदा लाहिया अमल का प्रोग्राम अपने जहन में तरतीब देने लगी। दोपहर को वो मल्होत्रा के साथ एक बहुत बड़े होटल में पार्टी के साथ मौजूद थी। इसके अल्फाज और लबो लहजे में ऐसा जादू था कि पार्टी के अरकान ने सोचे समझे बगैर ऑर्डर मल्होत्रा इंडस्ट्री को दे दिया। मल्होत्रा के वहमो गुमान में भी ना था कि ऑर्डर यूं पके फल की तरह इसकी झोली में आ गिरेगा। इससे पहले ही वो मीनाक्षी की वजाहत और शख्सियत से मुतासिर था। इस सहराना अंदाज ने आज इसे अपना गुरविदा बना लिया। न जाने कितनी बार वो इसे अपने दिल का नजराना अदा कर चुका था। ऑर्डर मिलने की खुशी में इसने मीनाक्षी के लिए एक एजाज़ी पार्टी रखी और अपने ऑफिस के तमाम स्टाफ को अपने हल्का अहबाब की तरह खसूसी तौर पर इनवाइट किया। मीनाक्षी जब बन सवर कर पार्टी में आई तो वहाँ पर मौजूद हर फर्द की निगाहें इसका इहाता करने लगी। इसकी वजाहत और जादुई शख्सियत से मुतासिर हर शख्स अश अश कर उठा। मल्होत्रा को वो हर पल नए रंग और नए रूप में दिखाई दे रही थी। इसकी खूबसूरती हर घड़ी बढ़ चढ़ कर आश्कार होने लगी। आज तो इसका मन कर रहा था कि इस मखमल की गुड़िया को हमेशा के लिए अपनी बाहों के हिसार में कैद कर ले और इसके भरे भरे रुखसार इसके बोसों की आमाजगाह बन जाएं। मगर इसने खुद पर काबू पाने में आफियत समझी। वो मुस्तकबिल में हमेशा इसे अपने साथ रखने का ख्वाहा था। मीनाक्षी ने पार्टी में खुद को काफ़ी हद तक संजीदा रखा। वो किसी की तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर हेलो हाई करना भी गवारा नहीं समझती थी। मल्होत्रा के दोस्तों ने कहा वो हमें लिफ्ट नहीं करवाती, तो मुस्कुराकर वो बात डाल देता। फिर वो चाहता भी यही था कि मीनाक्षी इसके अलावा किसी और के बारे में सोचे भी ना। रात के आखिरी पहर तक पार्टी जारी रही। सब मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे। पार्टी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। मल्होत्रा ने मीनाक्षी से कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ आता हूँ। सर, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। इसने हंसकर बात टालना चाही, मगर मीनाक्षी, रात आखिरी पहर में ढल चुकी है, तुम अकेले कैसे जाओगी, या फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो खफकी भरे अंदाज में बोला। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा पूरा विश्वास है। अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। इसने आमादगी जाहिर की तो मल्होत्रा ने जल्दी से गाड़ी निकाली और इसे हमराह लेकर चल पड़ा। मीनाक्षी, अगर बुरा महसूस ना करो तो एक बात पूछूं? गाड़ी चलाते हुए इसने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। पूछिए सर, वो इसकी तरफ देखे बगैर धीरे लहजे में बोली। तुम इतने समय से मेरे साथ काम कर रही हो, कभी तुमने अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं बताया? इसने ध्यान सीधा कर लिया। गाड़ी की हेडलाइट दूर दूर तक जा रही थी और आसपास से गुजरती गाड़ियां इसकी तवज्जो मीनाक्षी की सूरत से हटाने लगीं। परिवार, वो धीमे से लहजे में ऐसे बोली जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर कुछ घड़ी बाद बोली, मेरे अपने परिवार में कोई नहीं है। मैं अपनी दीदी और जीजा जी के साथ इनके घर में रहती हूँ। हम इस संसार में सिर्फ 2 बहनें ही हैं। माँ और बाबूजी का 4 माह पहले एक हादसे में देहांत हो गया था। बात करते हुए इसकी आंखों में नमी भर आई। मल्होत्रा से इसकी रूहानी सी सूरत बर्दाश्त ना हो सकी। ओह, बहुत दुख हुआ ये सुनकर। भगवान, ये संसार तो है ही दुख की नगरी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तो अंदर से तड़प ही गया था और इसका दुख बांटने की पूरी कोशिश करने लगा। मीनाक्षी ने कोई जवाब देना मुनासिब न समझा। फिर इसके इशारे पर मल्होत्रा ने बड़ी सड़क छोड़कर गाड़ी इस सड़क पर डाल दी जो एक वीराने इलाके की तरफ जाता था। ये सारा इलाका भुवानी नगर के नाम से जाना जाता था और इस इलाके के बारे में मशहूर था कि यहाँ भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। वो पहले यहाँ कभी नहीं आया था, इसलिए इसे कुछ अजीब लगने लगा। तुम्हारे जीजा जी को यही जगह मिली थी घर बनाने को? वो बेजारी से बोला। ओ भगवान, कैसा वीरान इलाका है। इसकी बात भी ठीक थी।
यहाँ इंसानी आबादी कम ही थी, सिर्फ चंद एक मकानात दिखाई दे रहे थे। हाँ, हमारे लिए यही स्वर्ग है, वरना इतने बड़े शहर में कहाँ सर छुपाने को मिलता है। इस महंगाई में तो लोग 2 वक्त की रोटी को तरस जाते हैं, मकान की तो बात ही दूर है। बात करते हुए वो कहीं खो सी गई। गाड़ी अब आबादी में दाखिल होने के बाद एक गली से गुजरती हुई एक पुख्ता और कुशादा मकान के आगे जा खड़ी हुई। बस यही हमारा घर है। मीनाक्षी ने इस मकान की तरफ इशारा किया। आप अंदर तशरीफ लाइए, दीदी और जीजा जी से मिल लें और चाय तो लाजमी पीकर जाइएगा। वो गाड़ी से बाहर निकल गई। मल्होत्रा ने वहीं बैठे बैठे 2 मंजिला मकान का जायजा लिया। एक अजीब सी वहशत और वीरानी मकान पर छाई हुई थी। इसका दिल लरज उठा, मगर वो मीनाक्षी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, फिर कभी सही। मेरा ख्याल है इतनी रात को आपकी दीदी और जीजा जी को तंग करना मुनासिब नहीं, हो सकता है बुरा महसूस कर जाएं। वो बात तो इससे कर रहा था, मगर इसकी निगाहें इस मकान पर अटकी हुई थी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मीनाक्षी ने हाथ हिलाया और इस मकान के दाखिली दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। मल्होत्रा ने हाथ हिलाना भी मुनासिब न समझा और गाड़ी आगे भगा दी।